एग्जाम्पल नंबर 12, पूरा एग्जाम्पल ध्यान से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम वन बाय वन। सबसे एग्जाम्पल नंबर 12 क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड। तो अभी तक देखो एग्जाम्पल 1 से लेके 11 तक क्या था स्टूडेंट, सिर्फ आपको जीएवी कैलकुलेट करना था एग्जाम्पल नंबर 1 to 10। और कल हमने एक एग्जाम्पल क्या कैलकुलेट किया कि हाउ टू कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू। अभी देखो मेन एग्जाम्पल आ रहे, क्या लिखा है आपने, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी पूरा फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेट, आप श्री मुखर्जी फॉर द असेसमेंट ईयर। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो चेंज कर दिया है, आपका असेसमेंट ईयर यही है फाइनल, दैट इज 2021 to 22 इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट। देखो कौन सा हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी अलग अलग टाइप का हो सकता है, पर मेजर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कौन कौन से हाउस प्रॉपर्टी होंगे, दैट इज लेट आउट, फिर लेट आउट के बाद और एक कौन आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स जिसमें ओनर्स, जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है वही और उनकी फैमिली हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। वो भी एक अलग तरीके से सॉल्व होगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। के पॉसिबिलिटीज़ है कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो पर उसका कुछ पोर्शन लेट आउट करके रखा हो और कुछ पोर्शन क्या करके रखा हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा हो। तो अभी हम किसकी बात करें, ओनली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के, एक हाउस प्रॉपर्टी और वो पूरा लेट आउट कर दिया है, तो उस केसेस में टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट देखो आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन दी है, इसका यूज़ कहाँ पे होगा अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल में ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है। क्यों रिलेवेंट नहीं है और क्यों हम इग्नोर करें, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट में, हाउस प्रॉपर्टी वाले यूनिट में, पर अभी इस एग्जाम्पल के लिए वो रिलेवेंट नहीं है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है। मंथली रेंट 15,000, म्यूनिसिपल टैक्स ₹25,000 पर एनम। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स जो पे करना पड़ेगा ओनर को, वो कितना पे करना पड़ेगा, 25,000 ईयरली। तो म्यूनिसिपल टैक्स किस पे लगता है, म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से आपके हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कितनी है उनके कुछ परसेंटेज म्यूनिसिपल टैक्स लगता है। तो ये म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट दिया है, दैट इज़ 25,000 रुपीज़, दैट इज़ नॉट म्यूनिसिपल वैल्यू। देखो ध्यान से अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो क्या लिखा है, दैट इज़ म्यूनिसिपल टैक्स लिखा है, नॉट म्यूनिसिपल वैल्यू। तो फिर आप कंसिडर मत करना स्टेप नंबर 1 में कि सर फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल वैल्यू इसके बेस पे कैलकुलेट हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर अभी क्या है कि म्यूनिसिपल टैक्स कितना लगा है इस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी में, 25,000 रुपीज़ पर एनम। और याद रखना म्यूनिसिपल टैक्स जो पे करना पड़ता है वो किसके बेस पे पे करते हो कि म्यूनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग आपके हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, इसके कुछ परसेंटेज आपको म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो ये 25,000 टैक्स आ रहा है म्यूनिसिपल टैक्स, तो वो किसके बेस पे कैलकुलेट हुआ है, दैट इज, तो देखो म्यूनिसिपल टैक्स आपको दिया है 25,000। तो अभी क्या उसमें थोड़ा ट्विस्ट किया है। अभी तक देखो हम क्या कैलकुलेट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते थे, तो आपको म्यूनिसिपल वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइडेड होता था कि इतना एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू है, तो आप कंपैरिजन करके सीधा आप जीएवी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, पर याद रखना म्यूनिसिपल टैक्स जो पे होता है वो म्यूनिसिपल एनुअल वैल्यू होती है, उसके कुछ परसेंटेज में पे होता है। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर कंसिडर करते थे यहाँ पे। तो पहले स्टेप पूरे लिख देते, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच एवर इज हायर, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट 1 बन जाएगा। तो फेयर रेंट आपको डायरेक्टली गिवन है, देखो एग्जाम्पल में नंबर 4 देखो, फेयर रेंट एनुअल दिया है, दैट इज 1,35,000। तो चलो वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे फेयर रेंट में इस जगह पे, तो 1,35,000। बट व्हाट अबाउट म्यूनिसिपल वैल्यू, और म्यूनिसिपल वैल्यू वो भी कौन सी होनी चाहिए, एनुअल।
तो वो आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कहाँ से? तो देखो नंबर 3 वाला है, उस पर फोकस करो। क्या लिखा है? म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 पर एनम। तो इस हाउस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे करना पड़ता है पर एनम ईयरली? 25,000 रुपीज़। तो अब देखो क्या है इसके बेस पे कि म्यूनिसिपल टैक्स जो हाउस प्रॉपर्टी पे पर एनम पे करते हो वो किसके बेस पे पे होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू, जो हम जीएवी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो होती है एनुअल, उसके कुछ परसेंटेज आप क्या करते हो? म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हो। तो आपको देखो 20% दिया है, 20% ऑफ एनुअल वैल्यू एज पर द म्यूनिसिपल रिकॉर्ड। देखो ये रहा। तो ये इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो? म्यूनिसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें म्यूनिसिपल वैल्यू, तो देखो यहाँ पे 1 बाय 1 हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो कैसे एज्यूम करना है कि सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो पाए। देखो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज म्यूनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 100। क्या लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में? 20% ऑफ एनुअल वैल्यू एज पर द म्यूनिसिपल रिकॉर्ड, दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू के 20% क्या होता है? म्यूनिसिपल टैक्स पे होता है। तो अगर मैं म्यूनिसिपल वैल्यू एज्यूम कर लूँ 100, तो उस पर म्यूनिसिपल टैक्स कितना आएगा? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MT, दैट इज म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना आएगा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा? यस 20 रुपीज़। क्या होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया? 100 एज्यूम किया। यहाँ पे लिख देते सपोज म्यूनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 100। अब ये एग्जांपल देखना कि एग्जांपल में आपको क्या लिख के दिया है, वंस अगेन रीड करते देखो। 20% ऑफ एनुअल वैल्यू एज पर द म्यूनिसिपल टैक्स। तो ये 25,000 कितने? 20। तो अगर मैं म्यूनिसिपल वैल्यू एज्यूम कर लेते तो क्या 100 है, तो उसके 20% क्या पे होता है स्टूडेंट? दैट इज म्यूनिसिपल टैक्स। तो एक बेस मुझे मिल गया कि सपोज मैं म्यूनिसिपल वैल्यू 100 कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगर म्यूनिसिपल वैल्यू 100 है तब म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? दैट इज़ 20 रुपीज़। तो म्यूनिसिपल टैक्स आपको दिया है। तो अगर म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 है जो एक्चुअल अमाउंट है, तब म्यूनिसिपल वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। तो इसके बेस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा स्टूडेंट? दैट इज 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। तो आंसर कितना रहा यहाँ पे देखो? दैट इज़ 1,25,000। 20% ऑफ एनुअल वैल्यू एज पर द म्यूनिसिपल रिकॉर्ड। तो ये 25,000 म्यूनिसिपल टैक्स पे होता है। वो कितना है? 20% है। किसका 20% है? म्यूनिसिपल वैल्यू एनुअल, जो आप जीएवी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हो। तो हम म्यूनिसिपल वैल्यू एनुअल क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते कि सपोज म्यूनिसिपल वैल्यू इज़ 100 रुपीज़। तो उसके 20% क्या करना पड़ता है? म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर म्यूनिसिपल वैल्यू 100 रुपीज़ है तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा? दैट इज़ 20 रुपीज़। तो म्यूनिसिपल टैक्स का एक्चुअल अमाउंट तो आपको दिया है। तो अगर म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 है तो 100 के हिसाब से यहाँ पे अब कितना होगा म्यूनिसिपल वैल्यू? तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। क्या लिखा? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से क्रॉस। तो किसके हिसाब देखो? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। तो आपका आंसर कितना है? 1,20,000। फिर अगर आपको आंसर टैली करना हो स्टूडेंट, तो अब क्या था कि म्यूनिसिपल वैल्यू के 20% म्यूनिसिपल टैक्स पे होता है। तो आप कैलकुलेट करो 1,25,000 के आप 20% करोगे तो आपका आंसर 25,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर भी अपना टैली कर सकते हो। देखो 1,20,000 आ गया म्यूनिसिपल वैल्यू। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, देखो कंपेरिजन करने के लिए। तो विच एवर इज़ हम हायर कंसिडर करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे विच एवर इज़ हायर। तो हायर वाला अमाउंट आएगा यहाँ पे, दैट इज़ 1,35,000। तो ये स्टेप नंबर कौन सा हुआ? दैट इज़ 1। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट 1। उसके बाद देखो इसके कंपैरिजन किसके साथ करते थे? दैट इज़ स्टैंडर्ड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट की कंपैरिजन हम स्टेप नंबर 2, तो वेट लिखते हैं यहाँ पे पूरा। स्टेप नंबर 2 इसमें लिखते थे हम एक्सपेक्टेड रेंट 1 का आंसर दैट इज़
1,35,000। ओके, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा वेट, यहाँ पे 1,35,000 और स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपैरिजन करना है। तो स्टैंडर्ड रेंट आपको एग्जांपल में देखो प्रोवाइडेड है नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 5 बातें आप देखोगे तो स्टैंडर्ड रेंट प्रोवाइडेड ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल। तो दोनों के केस में क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। तो एक्सपेक्टेड रेंट 2 आपका कौन सा बन जाएगा, वही, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट 1। नॉट एप्लीकेबल है तो वही अमाउंट लिखना पड़ेगा, तो दैट इज़ 1,35,000। फिर देखो उसकी कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, स्टेप नंबर 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, स्टेप नंबर 3 कि आप लिखते थे वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट 2 और इसकी कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट 2 की कंपैरिजन यहाँ पे करते थे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के साथ। तो एक्सपेक्टेड रेंट 2 तो आपको पता है, दैट इज़ योर 1,35,000 वाला आंसर। अब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल देखो आपको दिया मंथली रेंट, तो मंथली रेंट क्या है आपका, दैट इज़ आपको मंथली दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आपको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मिल जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आएगा आपका 1,80,000। तो वही मैं क्या कंसिडर कर लूँगा, दैट इज़ योर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1,80,000। सर आंसर कैसा है, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दैट इज़ 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आ गया 1,80,000। तो यही मैंने लिखा है। अब दोनों में से देखो यहाँ पे हम कौन से वैल्यू कंसिडर करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, हायर, लोअर और हायर। तो यहाँ पे हम लोअर वैल्यू कंसिडर करते थे, पर एक अमाउंट दिया नहीं था तो जो रिमेनिंग अमाउंट था वही हमने एक्सपेक्टेड रेंट 2 कंसिडर करना। यहाँ पे देखो हायर लिखा था मैंने ये वाला, उसके बाद क्या है, दैट इज़ लोअर अमाउंट कंसिडर करना है। फिर ये दोनों में से कौन सा अमाउंट कंसिडर करना है, हायर, लोअर और हायर। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका, दैट इज़ दोनों में से ज़्यादा अमाउंट। तो लिखेंगे यहाँ पे हायर अमाउंट, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1,80,000। यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया 1,80,000। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो? तो इसमें कुछ है नहीं, जो हम जीएवी कैलकुलेट करते थे वही जीएवी है, पर यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू आपको डायरेक्टली प्रोवाइडेड नहीं था। 3 स्टेप में हम जीएवी कैलकुलेट करते थे, तो तीनों स्टेप हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। स्टेप नंबर 1 फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज़ हायर, तो दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा था, 1,35,000। पर म्यूनिसिपल वैल्यू में अमाउंट डायरेक्टली गिवन नहीं था, एनुअल वैल्यू, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया इस पर्टिकुलर मेथड से। फिर उसका आंसर दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट 1,35,000। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या था, ER1। स्टेप नंबर 1 का आंसर किसके साथ कंपेयर करना था, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो स्टैंडर्ड रेंट नॉट अवेलेबल था, तो दोनों में से लोअर लेते हम अगर स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल होता, पर नहीं अवेलेबल तो हमने 1,30,000 कंसिडर कर लिए। फिर स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 का आंसर 1,35,000 दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट 2 और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो आपको मंथली प्रोवाइडेड था, तो हमने एनुअल में कन्वर्ट किया 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 1,80,000। और विच एवर इज़ हायर था तो हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, दैट इज़ 1,80,000। तो अभी देखो यहाँ तक। फिर क्या दिया आपको यहाँ पे, देखो एक्सपेंस, यहाँ तो एक्सपेंस पेड बाय द असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द टेनेंट। तो ये 2 टाइप के एक्सपेंस है। नंबर 5 रीड कर रहा हूँ, 1 सेकेंड ध्यान से सुनना। एक्सपेंस पेड बाय असेसी, मतलब जो कौन पे कर रहा है यहाँ पे, ओनर, दैट इज़ श्री मुखर्जी। ओनर एक्सपेंस पे कर रहा है, और क्यों पे कर रहा है, क्योंकि टेनेंट को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी। जो क्या लिखा है यहाँ पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द टेनेंट। तो ऐसे एक्सपेंस उनको क्या मिलता है स्टूडेंट, डिडक्शन उनको मिलता है, बिकॉज ये रेंट अर्न करने के लिए टेनेंट को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी ज़रूरी थी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उनको कि ये ऐसे एक्सपेंस माइनस मिलते हैं। देखो अभी हम थियरी में जाते, 1 सेकेंड, मैंने आपको पढ़ा था पर शायद आप भूल गए होंगे, वेट।
देखो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, पूरा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एनी सम रिसीवेबल एज अ रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर इज एन एविडेंस ऑफ डिटरमाइनिंग द अर्निंग कैपेसिटी of the building. Such actual rent receivable is to be computed on accrual basis. However, ध्यान से सुनना, where tenant pays rent which is influenced by the benefit provided by the owner of the property, such rent must be disintegrated to the determined actual rent. तो de facto rent of the property, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, de facto rent actual rent receivable माइनस कॉस्ट ऑफ अमेनिटीज़। तो क्या इसका मतलब कि अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है टेनेंट को असीसी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखो कहाँ पे लिखा है ये बात है, ये रहा देखो, डी फैक्टो रेंट। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ही लिखना है, पर अगर अमेनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्सपेंस इंकर्ड किए, किसने, ओनर ने, असीसी ने, किसके लिए, टेनेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्सपेंस असीसी ने या ओनर ने एक्सपेंस इंकर किए, तो ऐसे एक्सपेंस एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, जीए भी तो कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट, पर उसमें एक एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं आया था एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, देखो दोनों में से 1,80,000 लिखा था, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपका कितना आया था, दैट इज़ 1,80,000। अब दो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में दो एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है कि एक अनरियलाइज रेंट दिया हो तो वो भी माइनस करना है, और दूसरा क्या माइनस करना है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ अमेनिटीज़, या फिर आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, टेनेंट को प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेंस इंकर किए। तो यहाँ पे वो आपको दिया कॉस्ट ऑफ अमेनिटीज़ में, देखो एग्जांपल में ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 20,000 और वाटर चार्ज एंड स्वीपर सैलरी 10,000। तो ये कौन पे कर रहा है, असीसी पे कर रहा है। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल अब कितना होगा, देखो आप सिंपल क्यों हम माइनस करें, उसका लॉजिक है इसके पीछे कि आपको 1,80,000 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हुआ, पर ये 1,80,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए आपको कितना एक्सपेंस करना पड़ा, ये 30,000। देखो कि अगर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते तो हो सकता था कि टेनेंट आपके घर में एज अ किराएदार ना भी रहे। तो ये दोनों एक्सपेंस किए, तो ओवरऑल एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना हुआ, 1,80,000 तो मिला, पर उसमें से 30,000 तो एक्सपेंस कर दिया टेनेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो 20,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड वाटर चार्ज दैट इज़ एंड स्वीपर सैलरी 10,000, 30,000 माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो देखो 1,80,000 यहाँ पे था, माइनस फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 30,000। तो ओवरऑल अभी आपका आंसर कितना है, दैट इज़ 1,50,000। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो दैट इज़ 1,50,000 इसके हिसाब से। देखो तो विच एवर इज़ हायर, तो अभी आपका अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेंट 2 और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दोनों में से हायर अमाउंट 1 सेकेंड कितना है, 1,50,000। और यही हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनल आंसर 1,50,000 दैट इज़ योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये एक डिफरेंट एडजस्टमेंट है, तो इसको याद रखना। कॉस्ट ऑफ अमेनिटीज़ ये भी आएगा, अनरियलाइज रेंट के साथ साथ ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा, ये वाला। फिर देखो जीए में से हम क्या माइनस करते हैं, दैट इज़ म्यूनिसिपल टैक्स। तो लिखते हैं माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, और वो भी क्या था, एक्चुअली पेड बाय ओनर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि म्यूनिसिपल टैक्स जब भी माइनस करो तो क्या आपको याद रखना है कि वो ओनर या असीसी जो पे कर रहा है वही माइनस होगा, और एक्चुअल में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो पे हुआ है वही माइनस कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो म्यूनिसिपल टैक्स ये दिया, देखो म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 पर एनम। तो ये म्यूनिसिपल टैक्स भी पे किया है, तो ये भी उससे माइनस होगा। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड लिखेंगे यहाँ पे 25,000।
तो अभी नेट एनुअल वैल्यू जीओई में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दे तो आंसर क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू दैट इज़ 1,25,000। तो म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ से लिया मैंने, देखो ये 25,000 बोला। अब यहाँ पे देखो सर लिखा तो नहीं कि एक्चुअल में पेड किया या नहीं किया, तो देखो ऐसा भी तो नहीं लिखा है कि आउटस्टैंडिंग है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब कुछ भी ना लिखा हो तो आपको एज्यूम क्या कर लेना है कि आपको लिख के दिया कि म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ ₹25,000 पर एनम। तो सर पे करते एक्चुअल में तभी तो हम माइनस करते, अभी आपने बताया, पर यहाँ पे लिखा ही नहीं कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड हुआ या नहीं हुआ। तो क्या हो, जब क्वेश्चन साइलेंट रहे किसी भी अमाउंट के रिलेटेड तो आप एज्यूम कर सकते हो कि वो पेड कर दिया है। तो इसीलिए देखो जैसे अनरियलाइज रेंट में भी क्या था कि टोटल रूल नंबर 4 में 4 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर सिर्फ अनरियलाइज रेंट लिख के दिया है तो क्वेश्चन साइलेंट है कि वो अप्रूव्ड है या नॉट अप्रूव्ड है, तो हम एज्यूम क्या करते थे, दैट इज़ अप्रूव्ड अनरियलाइज रेंट, कुछ भी ना लिखा होता है। तो उसी तरह से म्यूनिसिपल टैक्स आपको लिख के दिया कि 25,000 पर एनम। अब क्वेश्चन ये भी नहीं कह रहा कि पेड है या आउटस्टैंडिंग है, तो आप एज्यूम क्या करोगे, दैट इज़ पेड। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एज्यूम टू बी पेड करके लिख दिया है 25,000। तो ये भी ध्यान में रखना कि आप बोलोगे सर 25,000 पेड है, ऐसा कहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपने ही बोला था कि एक्चुअल पेड जो है वही लिखना है। तो क्वेश्चन साइलेंट है कि वो आउटस्टैंडिंग है या पेड है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक्चुअली पेड। और यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हो कि म्यूनिसिपल टैक्स एज्यूम टू बी पेड, तो आपको कोई गलत भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हमने एन कैलकुलेट किया, फिर एन में से 2 डिडक्शन हम माइनस करते। देखो वंस अगेन थोड़ा फॉर्मेट हम याद कर लेते हैं। देखो ये रहा एनुअल वैल्यू, तो यहाँ तक पहुँचे हम। फिर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, तो ये डिडक्शन कौन से होंगे तो वो भी हम देखते हैं। देखो 24A दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV एंड 24B दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखो लिखते हैं यहाँ पे दैट इज लेस डिडक्शंस, उसमें फर्स्ट डिडक्शन आएगा नंबर 1 दैट इज अंडर सेक्शन 24A और उसका नाम क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। और अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड 30% जो आपका एनुअल वैल्यू है। प्रीवियस स्टेप का आंसर ये वाला, देखो आपका जो एनुअल वैल्यू है ये वाला, तो बहुत ही सिंपल है। एनुअल वैल्यू है उसका 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया जाता है वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखो 30% ऑफ NAV लिख के दिया है, तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें अगर यहाँ पे तो क्या होगा, देखो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 0.30, तो आंसर कितना आएगा, देखो 37,500 आपका आंसर आएगा, 37,500। तो लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला डिडक्शन 37,500, फिर दूसरा यहाँ पे डिडक्शन था दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब ये कैसे, यहाँ पे देखो पूरा एग्जाम्पल देखो, कहीं पे भी लिखा है कि लोन लिया था और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, नहीं लिखा है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी आएंगे अभी नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तब, कि ये हाउस प्रॉपर्टी जिसका आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उसको परचेस करने के लिए या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए श्री मुखर्जी ने या असिसी ने या ओनर ने एक लोन लिया था और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो भी एक एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा कि आप हाउस प्रॉपर्टी थ्रू इनकम कब अर्न कर पाओगे, जब हाउस प्रॉपर्टी कोई हाउस प्रॉपर्टी के ओनर आप होगे। अब हाउस प्रॉपर्टी के ओनर कब बनोगे, आइदर आप क्या करोगे, एक्वायर करोगे, डायरेक्टली परचेस कर लोगे बिल्डर के पास से, या फिर खुद कंस्ट्रक्शन करवाओगे और फिर वो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया, तभी तो आप इनकम जनरेट कर रहे हो। तो हो सकता है कि जब हाउस आपने कंस्ट्रक्ट करवाया हो या परचेस किया हो तब आपके पास पैसे ना हो, तो आपने क्या किया, बैंक में से लोन लिया और उसी बैंक को आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो ये क्या था, हाउस प्रॉपर्टी थ्रू इनकम अर्न करने के लिए आपने लोन लिया और वो लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ऐसा डिडक्शन भी तो आपको मिलना चाहिए।
तो ये पूरा डिटेल में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर अभी देखो कहीं पे भी आपको दिया नहीं कि इस हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया और कंस्ट्रक्ट करवाया और उस पर लोन लिया और उस पर इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो अभी क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। तो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे डैश। और ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो इसके रिलेटेड ही है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना पड़ता है, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये देखो कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो चलो इस एग्जांपल से ये तो पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन करवाया ये घर को, पर कितने रुपीस का लोन लिया था, उस लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, या लोन लिया था भी या नहीं लिया था, ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, अगर उसको लिखना हो तो क्या लिखते हैं, अंडर सेक्शन 24B। तो ये अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इनफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो यहाँ तक कैलकुलेट किया। अब दोनों रिडक्शन का अमाउंट आउटर कॉलम में निकालेंगे दैट इज़ 37,500। तो क्या करेंगे, 1,25,000 में से 37,500 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट दैट इज़ 87,500। और यहीं क्या बन जाएगा, दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और थोड़ा हम डिटेल में लिखे दैट इज़ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ये वाला दैट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 87,500। तो इस एग्जांपल में नई बातें क्या है, वंस अगेन देखो, 2-3 बातें यहाँ पे नहीं थी। पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये पूरी बात हम डिस्कस करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन हम डिटेल में देखेंगे। मंथली रेंट दिया था तो वो तो बहुत ही सिंपल था कि मंथली रेंट 15,000 है तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 1,80,000। म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 पर एनम दिया है, और फिर क्या लिख के दिया है ब्रैकेट में देखो 20% ऑफ एनुअल वैल्यू एज पर द म्यूनिसिपल रिकॉर्ड। तो ये जो 25,000 है वो क्या है, म्यूनिसिपल एनुअल वैल्यू के 20% है दैट इज 25,000। तो उसको हमने क्या किया यहाँ पे कि एज्यूम कर ले कि सपोज म्यूनिसिपल वैल्यू 100 है तो म्यूनिसिपल टैक्स उसका 20% तो 20 रुपीज़, तो म्यूनिसिपल टैक्स 25,000 है तो उसके हिसाब से म्यूनिसिपल वैल्यू कितना होगा। तो ये फॉर्मूला रख के फिर हमने क्या किया, म्यूनिसिपल वैल्यू एनुअल फाइंड आउट किया जो एग्जाम्पल में डायरेक्टली गिवन नहीं था। तो ये हमने कैलकुलेट किया इसके हिसाब से देखो, फिर उसका कंपैरिजन करके स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया तो 1,35,000 आया। स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया नहीं था तो वही आंसर आपका 35,000 आया। फिर एक्सपेक्टेड रेंट, तो यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके थे सारी बातें। फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो उसमें और एक नया पॉइंट आया कि वाइल राइटिंग एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इन स्टेप नंबर 3 फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देन फर्स्ट सपोज अगर आपको अनरियलाइज रेंट दिया है तो उसको रिड्यूस करना है, और साथ साथ में और एक नया पॉइंट कौन सा है कि कॉस्ट ऑफ अम्यूनिटीज़ अगर वो दिया है तो वो भी ARR में से माइनस करने के बाद अमाउंट लिखो। देर आफ्टर आपको कंपेरिजन करनी ये दोनों अमाउंट का कि विच एवर इज़ हायर, तो 1,35,000 और 1,50,000, तो विच एवर इज़ हायर में आया दैट इज़ 1,50,000। तो ये फाइनल GAV कैलकुलेट किया। फिर म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट आपको दिया था वहाँ पे दैट इज़ 25,000 म्यूनिसिपल टैक्स। देखो अब क्वेश्चन साइलेंट था रिगार्डिंग के एक्चुअल पेड हुए या नहीं हुए, तो हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि म्यूनिसिपल टैक्स दिया है तो एक्चुअल में ओनर ने पे कर भी दिया होगा। तो वो हमने 25,000 लिखे तो हमें क्या मिला, नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से 2 डिडक्शन होते हैं सेक्शन 24A एंड 24B। तो 24A क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, NAV के 30%। तो हमारा NAV था 1,25,000, उसका 30% हमने लिया था 37,500 आंसर आ गया यहाँ पे। फिर अंडर सेक्शन 24B दूसरा डिडक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कि जो हाउस प्रॉपर्टी थ्रू आप इनकम जनरेट कर रहे हो वही हाउस प्रॉपर्टी इधर आपने परचेज़ किया होगा या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवाया होगा। तो वो हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर लोन लिया था और उस लोन पे अभी भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो डिडक्शन मिलता है। पर इस एग्जांपल में ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी अवेलेबल नहीं है कि लोन वाली इन्फॉर्मेशन या उससे हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट कर सकें। तो उसको यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डैश लिख दिया। तो टोटल डिडक्शन कितना आया, 37,500। फिर NAV में से डिडक्शन माइनस करोगे तो टैक्सेबल इनकम आया। अभी एक पॉइंट जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्वेश्चन
कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों देते हैं, तो इसका नोट्स देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अमाउंट तो अभी मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे देते हैं, जो आपका NAV का आंसर आया हो उसके 30% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना है और वहीं आपका डिडक्शन का अमाउंट हो जाएगा। पर क्यों देते हैं, तो देखो क्या लिखा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय टैक्स पेयर, और आप बोल सकते हो असिस या ओनर ऑन द हाउस फॉर विच टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड। तो ये सिंपल क्या है स्टूडेंट, ये डिडक्शन क्यों देते हैं, देखो यहाँ पे वेट, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाउस प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे रेंट पे दे रखा है, तो उसके पीछे ओनर कुछ एक्सपेंस भी तो करता है। कौन कौन सा एक्सपेंस करता है, देखो इंश्योरेंस, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाता है, तो वो इंश्योरेंस वाला एक्सपेंस यहाँ पे होगा कि हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाने वाला एक्सपेंस हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। ग्राउंड रेंट, फिर लैंड रेवेन्यू भी पे होता है, हाउस प्रॉपर्टी जिस लैंड पे कंस्ट्रक्ट करवाया या परचेज किया उसका लैंड रेवेन्यू भी आप पे करते हो। फिर हाउस प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं कि एक बार बना दिया फिर वो ऐसा ही रहेगा बहुत ही लंबे समय तक, 10 या 15 साल बाद उसको क्या करवाते हो, पेंट करवाते हो, या फिर आप छोटा बहुत उसमें क्या करते हो, जो भी कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा चेंज करते हो, रिपेयर करवाते हो, तो एक ऐसा एक्सपेंस है। फिर रेंट को कलेक्ट करने के लिए भी क्या होता है, कलेक्शन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, देखो ये सारे एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, तो ये सारे सैलरी टू लिवमेंट, ये सारे एक्सपेंस किसके पीछे होते हैं, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के पीछे सारे एक्सपेंस किए जाते हैं। तो ये भी तो एक डिडक्शन मिलना चाहिए कि ये एक्सपेंस आप करोगे तभी तो टेनेंट वहाँ पे रहने आएगा, कि अगर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, देखो आप उसको रिपेयर नहीं करवाते, उस फिर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, वाटर सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, ये हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट पे रहने के लिए कोई भी पर्सन नहीं आएगा। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो आप क्या कर रहे हो, एज अ ओनर, एज अ असिसी ड्यूरिंग द ईयर आप एक्सपेंस इंकर कर रहे हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो अब कौन सा ओनर अपने हाउस प्रॉपर्टी में कितने कितना एक्सपेंस करता है उसको वेरीफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कि कोई क्या बोलेगा, अगर इंश्योरेंस उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम वो पे कर रहा है फॉर एग्जांपल 20,000, तो वो तो डायरेक्टली बोल देगा कि मुझे 90,000 पे किया है। फिर रिपेयर का एक्सपेंस हुआ था शायद वहाँ पे 30,000, वो बोल देगा 50,000। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम, कि जो आपका NAV होगा, नेट एनुअल वैल्यू, उसके 30% डायरेक्टली आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और इसके ये सारे एक्सपेंस उसमें कंसिडर कर लिए जाएंगे कि ये एक्सपेंस का ओवरऑल डिडक्शन कैसे मिलेगा आपको, 30% ऑफ NAV करके। हमें कुछ भी डिटेल नहीं चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस आपने इंकर किया या नहीं किया, इवन आपने एक्सपेंस कुछ किया भी नहीं, फिर भी क्या होगा, 30% ऑफ NAV आपको इसके बेस पे मिल जाएगा। तो अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगा फिर इसका, क्यों, बिकॉज ये सारे एक्सपेंडिचर किए उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि देखो मैंने इस प्रीवियस ईयर में अपने हाउस प्रॉपर्टी को पेंट करवाया, उसको रिपेयर करवाया, तो उसका 1 लाख एक्सपेंस हुआ है तो मुझे डिडक्शन दो, फिर नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगा आपको कि देखो रिपेयर, कलेक्शन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैलरी टू लिफ्टमैन, ये सारे एक्सपेंस आप ड्यूरिंग देयर इंकर करते हो, तो उसका हमने एक ही डिडक्शन दे दिया, दैट इज़ 30% ऑफ NAV। तो ये डिडक्शन देने के पीछे ये वाला है। तो अभी और आप कंफ्यूज कहाँ पे होगे, देखो कि सर ये वाला एक्सपेंस देखो, तो ये तो हमने अलग से माइनस किया ARR में से। देखो एक्सपेंस पेड बाय असिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द टेनेंट, तो दोनों अलग अलग है। टेनेंट को स्पेशली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेंस किया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड वाटर चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ अमेनिटीज़। टेनेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेंस करना, तो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ अमेनिटीज़, और वो हम कहाँ से मैनेज करते हैं, यहाँ पे देखो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से। और ये वाला जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, ये किसके लिए मिलता है, यहाँ पे इसके लिए देखो 30% ऑफ NAV इसके लिए। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई ये सिंपल एक्सपेंस है, पर टेनेंट को अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई थ्रू एक्सपेंस करते हो, तो वो फिर कहाँ पे जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से। तो अभी आगे एग्जांपल में आएगा तब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होगा, डिफरेंट बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे स्टूडेंट, तो आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल देखो कितना बहुत ही छोटा है एग्जाम्पल, पर उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए जो कंडीशन याद रखनी है और जो फोकस रखना है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा।